लोग समय संसाधन पा रहे हैं तो दैनिक कार्य योजना तो मॉर्निंग में हमें 5 से 6 सुबह उठना है, जो नित्य कर्म करते हैं उससे निवृत्त होना है, पूजा करनी, नाश्ता तैयार करना, फिर 6 से 7 सुबह का नाश्ता तैयार करना, 7 से 7:45 नाश्ता परोसना है, 7:45 से 9:30 टेबल साफ करना है, बर्तन धोना है, अन्न रसोई का दोपहर के खाने की तैयारी, बिस्तर ठीक करना है, घर के सभी कमरों को व्यवस्थित करना है, 9:30 से 10 बजे हमें विश्राम करना है, 10 से 11 हमें साप्ताहिक कार्य करना है, सोमवार को धुलाई करनी है, मंगल को प्रेस करना है, बुधवार को सामान लगाना है, मतलब अपना सामान लाएंगे वो, गुरुवार को सिलाई करेंगे, शुक्रवार को साप्ताहिक सफाई करेंगे, शनिवार को बाजार, रविवार को चर्च मंदिर संबंधियों से मिलना जुलना, ये सब काम करेंगे। 11 से 12 दोपहर का भोजन तैयार करना, 12 से 1 दोपहर का खाना परोसना, टेबल साफ करना, बर्तन धोना, वो अन्य रसोई कार्य करना, 1 से 2 विश्राम करना, 2 से 3 बच्चों की स्कूल से वापसी, 3 से 5 चाय की तैयारी करना, साप्ताहिक जो कार्य है उनको निपटाना, बच्चों का गृह कार्य करना, पढ़ाई कराना, रात में खाने की तैयारी, खाना तैयार करना, परोसना, टेबल साफ करना, बर्तन धोना, अगली सुबह नाश्ते की तैयारी, सोने की तैयारी रात 10 बजे। समय आयोजन प्रक्रिया पर नियंत्रण, समय योजना बना लेना या लिखित रूप से सूची बना लेने मात्र से ही प्रबंधन किया जाना संभव नहीं है। योजना की सफलता कार्य योजना के नियंत्रण पर निर्भर करती है। जो योजना है वो तभी सफल होगी जब कार्य योजना के नियंत्रण पर निर्भर करेगी। समय योजना में अनुमानित समय को अंकित करने का कारण यही है कि बाद में कार्य योजना पर नियंत्रण किया जा सके, यह पता लग सके कि कार्य अनुमानित समय में, यानी जो हमने अनुमान लगाया है उस समय पूरा हो रहा है या नहीं। नियंत्रण यही सारा में होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। कंट्रोल रखेंगे, नियंत्रण रखेंगे तो हमारा कार्य जो अनुमानित समय है उसमें पूरा हो जाएगा। नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि समय योजना स्पष्ट हो, व्यवहारिक हो, तर्कसंगत हो, लचीली हो। ऐसी योजनाओं को न केवल हमें क्रियान्वयन करना है अपितु नियंत्रण भी सरल हो जाए। योजना बनाते समय कार्य में आने वाली जितनी कठिनाइयाँ, बाधाएं हैं, उनका पूर्ण अनुमान, उनका पूर्ण समाधान पर विचार करने से जटिल कार्य भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। मानसिक रूप से बाधाओं व कठिनाइयों हेतु तैयार रहना चाहिए, अपना नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। यही एक व्यवस्थापक का सबसे बड़ा गुण है। योजना में अवरोध आने पर हमें इस प्रकार से दूर कर सकते हैं। अति महत्वपूर्ण कार्य को पहले समाप्त करके कार्य की गति बढ़ाना, परिवार के अन्य सदस्यों, मित्रों व सहायकों की मदद लेना, कार्य के पूर्ण न होने की स्थिति में अपने विश्राम के खाली समय में उस कार्य को पूर्ण करना। अब हम लोग जानेंगे कि समय आयोजन का मूल्यांकन। देखिए, मूल्यांकन करना, जैसे कि आप कोई कार्य करते हो उसके आप मूल्यांकन करते हो कि वो कार्य कितना सही है, गलत का है। तो प्रबंधन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है, मूल्यांकन। मूल्यांकन से किसी योजना की सही वस्तु, यानी कोई सही योजना की कोई जो सही वस्तु स्थिति का पता चलता है, जैसे कार्य योजना अनुसार सफल हुआ है कि नहीं, जो कार्य है जैसे हमने योजना बनाई थी, जैसा हमने सोचा था वैसा सफल हुआ है कि नहीं, व्यक्ति ने जो एम हासिल किए थे कार्य करने से पहले वो प्राप्त हुए कि नहीं, यदि नहीं तो वे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण योजना असफल रही है। मूल्यांकन द्वारा इन अवरोधों का विश्लेषण करेंगे। कार्य का क्रियान्वयन करते समय हमें निरीक्षण करते रहना बहुत जरूरी है ताकि आवश्यकता पड़ने पर योजना में आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। मूल्यांकन के दौरान हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या व्यवहारिक था, क्या बनाई गई योजना से प्रत्येक परिवार के सदस्य संतुष्ट थे, क्या कार्य योजना ने परिवार के सदस्यों की नींद, विश्राम, स्वास्थ्य को प्रभावित किया, हाँ तो कैसे। जो कार्य पूर्ण नहीं हुए उनके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे। समग्र रूप से योजना क्या संतोषजनक बिंदु तथ्य है। समग्र रूप से योजना यदि दोषपूर्ण तथ्य है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। मूल्यांकन के लिए चार्ट की भी सहायता ली जा सकती है, इसे गैंट चार्ट भी कहते हैं। उदाहरण के लिए गैंट चार्ट इस प्रकार है कि इस चार्ट में पहले 2 कॉलम में योजना को विस्तारपूर्वक लिखा जाता है, 2 कॉलम में हम योजना को विस्तारपूर्वक लिखेंगे, तीसरे कॉलम में मूल्यांकन करेंगे और अंतिम कॉलम में अनियोजित परंतु अपेक्षित कार्य को हम अंकित करेंगे।
जैसे समय, कार्य योजना का विस्तृत विवरण, समय अनुसूची के पूर्ण किए गए कार्य, अनियोजित अपेक्षित कार्य। तो 6 से 7 यानी स्वयं उठना, ब्रश करना, चाय पीना, मॉर्निंग वॉक पर जाना, 7 से 7:30 बच्चों को जगाना, हाथ मुंह धुलना, ब्रश करना, दूध पिलाना, फिर नाश्ता तैयार करना, 7:30 से 8, 8 से 8:30 परिवार को नाश्ता कराना, 8:30 से 9 नाश्ता के लिए बर्तन साफ कराना, 9 से 9:30 बच्चों को विद्यालय हेतु तैयार करना, 9:30 से 10 स्कूल ऑफिस आदि के लिए टिफिन तैयार करना, 9:30 से 10 स्कूल ऑफिस के टिफिन तैयार करना, 10 से 10:30 स्वयं तैयार होना, 10:30 से 11 पूर्व निर्धारित कार्यों को निपटाना, 11 से 1:30 दोपहर के खाने की तैयारी करना, खाना तैयार करना। यदि गृहिणी बाहर कार्यरत हो तो कार्यालय में महत्वपूर्ण कार्य हमें करना है। 1:30 से 2 लंच कराना, 2 से 4:30 कार्यालय के कार्य संपादित करना, 4:30 से 5 कार्यालय के घर के आना, अल्प अवधि यानी थोड़ी देर के लिए विश्राम करना है हमें, 6 से 6:30 बच्चों के साथ व्यतीत करना है, 6:30 से 7 रात्रि की भोजन की तैयारी करनी है, 7 से 9:30 भोजन तैयार करना, भोजन परोसना, रसोई साफ करना, 9:30 से 10 अगले दिन के नाश्ते की तैयारी करना, 10 से सोने की तैयारी। समय व्यवस्थापक के निर्धारक तत्व। अब तक आपने महत्वपूर्ण जो संसाधन है उसके अर्थ और प्रकार और प्रबंधन की विषय समझा है। अब हम लोग समय व्यवस्था में जो तत्व हैं वो देख लेते हैं। समय मूल्य, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सभी के पास 24 घंटे होते हैं। इसी सीमित अवधि में आपको अपने कार्य निपटाने होंगे, परंतु रोज़मर्रा के जीवन में हमें किसी कार्य के लिए समय मूल्य को पहचानना बहुत जरूरी है। समय मूल्य विभिन्न गतिविधियों के लिए भिन्न होता है, परंतु इसका प्रभाव पूर्णतः समय प्रबंधन प्रक्रिया में पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि आप अपने कार्यस्थल बस से जाते हैं और बस स्टॉप पे आने पर समय निश्चित है, यदि आप इस मूल्य को नहीं पहचानते तो बस छूट जाएगी, आप अपने कार्यस्थल पर देरी से पहुंचेंगे और यह भी संभव है कि आप अपने कार्यस्थल पर जा ही न पाए और आपकी पूरी समय योजना प्रभावित हो। इसके विपरीत यदि आप समय मूल्य पहचानते हैं यानी समय का जो मूल्य उसको पहचानते हैं तो आप समय पर बस स्टॉप जाके बस पकड़ेंगे और यानी समय का महत्व जान रहे हैं और इस एक कार्य को समय पर पूर्ण करने से पहले आप सूची में अंकित अन्य दूसरे कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे। यानी जो कार्य कर रहे हैं फिर दूसरे कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे। कोई भी कार्य यदि समय पर पूर्ण हो तो ही उसका समय मूल्य मिल पाता है। अगर कोई काम टाइम पे हो तभी उसका मूल्य मिल पाता है और आपके समय प्रबंधन को नेगेटिव और पॉजिटिव रूप से निर्धारित करते हैं। समय मानक, समय मानक अथवा मानक समय का अर्थ किसी कार्य को कुशलतापूर्वक संपादित करने में लगने वाले समय से। घरेलू कार्यों के लिए गृहिणी को मानक स्वयं स्थापित करने होते हैं। ज्ञान, अभ्यास, संवाद, आदान प्रदान द्वारा मानकों में निरंतर सुधार किए जाते हैं। मानकों के बेहतर होने का सीधा प्रभाव उसके समय प्रबंधन प्रक्रिया में पड़ता है। समय मानक से अभिप्राय उस समय से है जो एक क्रिया को पूरा करने में लगता है। एक कार्य को पूरा करने में कितना समय व्यय होता है निश्चित करना समय मानक है। समय क्रम, एक दिन में किए जाने वाले समस्त कार्य की समय के परिप्रेक्ष्य में क्रम व्यवस्था ही समय क्रम कहलाती है। यदि व्यवस्थापक द्वारा क्रम निर्धारित किए जाते हैं तो इससे कार्य सरलता और कुशलता से हो जाता है। इस प्रकार शारीरिक और मानसिक थकान नहीं होती है। समय क्रम का अर्थ है दैनिक कार्यों को क्रम से संपादित करना, अर्थात कार्यों को ऐसे क्रम में करना जिससे सभी कार्य निर्धारित समय पे बिना थके संपन्न हो जाए। समय क्रम निम्न बिंदुओं पर निर्भर करता है। एक तो घरेलू क्रियाओं का आपसी संबंध, व्यक्तियों की कार्यों के प्रति रुचि। तो चलिए देखते हैं समय क्रम निर्धारित करते समय में कुछ बातों का ध्यान देखना है। कार्य के प्रारूप प्रकृति को समझे, इस प्रकार के कार्यों को समूहीकृत करें। देखिए कि किन 2-3 कार्यों को एक क्रम से करने पे भागदौड़ कम होगी, यानी कौन से हैं जो उनको 1-2-3 कार्यों के क्रम से करेंगे तो भागदौड़ कम होगी। इस प्रकार इन कार्यों को करने में समय शक्ति दोनों ही कम खर्च होगी। कार्यों को क्रम निर्धारित में रुचि लें, यानी कि स्टेप टू स्टेप कार्य निर्धारित करें। नवीन प्रयोग करें, दूसरों के अनुभव से सीखे, संबंधित साहित्य पढ़ें।
घर के जिन कार्यों की उपकरण की सहायता से किए जाते हैं उन उपकरण में अपनी समय सामर्थ्य अनुसार निवेश करें, जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वैक्यूम क्लीनर, इलेक्ट्रॉनिक मॉप इत्यादि। अपनी रुचि के अनुसार क्रम को बदले, पहले भारी कार्य, फिर हल्का कार्य, फिर जिसमें आपको रुचि नहीं है नीरस कार्य, फिर रुचि वाले कार्य करें। ये देखिए किन स्थितियों में आप उत्तम कार्य कर पाएंगे और उसमें आप अभ्यस्त होने का प्रयास करें। कार्यभार, प्रत्येक दिन एक समय ऐसा आता है जब गृहिणी में सर्वाधिक कार्यभार आता है। अधिकतम कार्यभार वाले समय को शिखर समय भी कहते हैं। इस समय एक के बाद एक क्रम से अनेक कार्यों को निपटाने पड़ते हैं। ये कार्यभार परिवार के सदस्यों की संख्या, आयु, रहन सहन स्तर, व्यवसाय, जीवन शैली पर निर्भर करता है। एक अध्यापक के लिए मार्च अप्रैल माह का समय बहुत अत्यधिक कार्यभार वाला है। इसी प्रकार एक कामकाजी स्त्री के लिए सुबह का समय शिखर समय है, यानी जब बहुत काम हो। अधिकतम कार्यभार से पूर्णतः बचा तो नहीं जा सकता, परंतु कुछ उपाय द्वारा इसे अपेक्षाकृत कम किया जा सकता है। जैसे सरल काम को थोड़ा थोड़ा समय निपटा कर करे, उपकरणों की सहायता लेकर पूर्व तैयारी कर, परिवार के सदस्यों के सहयोग द्वारा आदि। कार्यवक्र, कार्यवक्र एक प्रकार का यंत्र है जो मूलतः उद्योगों में उपयोग में लाया जाता है। कार्य का वक्र एक निर्धारित समय में कार्य के उत्पादन में परिवर्तन को दर्शाता है। कार्यकर्ता द्वारा किए गए कार्य की इकाई की मात्रा दिए हुए समय में गिने जाते हैं। इस प्राप्ति की संख्या को वक्र रूप में हम दर्शा सकते हैं कि उत्पादन कब कब प्रभावित होता है, इनका निरीक्षण किया जाता है। कई अध्ययनों से हमें ज्ञात होता है कि सुबह के समय कार्य क्षमता अधिक होती है क्योंकि शरीर में नई स्फूर्ति और ताजगी होती है। सुबह समस्त कार्य तीव्र गति से होते हैं, दोपहर तक कार्य करने की गति मंद हो जाती है। एक समय ऐसा आता है जब विश्राम की आवश्यकता अनुभव होने पर कई व्यक्ति अल्प विश्राम करते हैं और विश्राम के उपरांत उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इसके विपरीत कई व्यक्ति सुबह से शाम काल तक बिना थके कार्य करते हैं, फिर शाम के समय थकान महसूस होती है। आप देख सकते हो सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि कार्य शक्ति सबसे ज़्यादा होती है, फिर कम होने लगती है और फिर घटते क्रम में ये है। फिर कार्य वक्र किस प्रकार समय प्रबंध में सहायक होता है ये जानना बहुत जरूरी है। इस वक्र की सहायता से व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमता, कार्य संपादन, समय के मध्य संबंध का पता चलता है। इस प्रकार कार्य का उचित प्रकार से विभाजन कर गृहिणी निश्चित समय में अधिकतम कार्य कर सकती है। जीवन चक्र, पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में कार्य वक्र भिन्न भिन्न होते हैं। इस संबंध में हम जो पिछला जो इकाई थी, यानी मैंने जो आपको समय संसाधन पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया है कि पारिवारिक जीवन चक्र की जो अवस्था में समय चक्र, तो आप देख सकते हो प्रारंभिक अवस्था, विस्तार अवस्था, संकुचित अवस्था और सेवा निवृत्ति अवस्था। तो आप ऐसे समझो, ये प्रारंभिक अवस्था है आपकी, फिर ये आपकी दूसरे नंबर पे आपकी विस्तार, फिर संकुचित और ये सेवानिवृत्ति की अवस्था है जीवन चक्र की। तो विश्राम कारक नियंत्रण कार्य करने के बाद शारीरिक और मानसिक थकान होना आवश्यक है। कोई भी आप क्या हो कि जो कोई कार्य कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद विश्राम करोगे तो आपकी जो थकावट है वो दूर हो जाएगी। थकान दूर करने के बाद पुनः नई स्फूर्ति से कार्य करने के लिए आवश्यक है कि शरीर को थोड़ा विश्राम दे, और विश्राम कार्य का हमारी कार्य क्षमता पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।